रेडियो हिंदुस्तान। Better than heaven or Arcadia. I love thee, oh my India, with Himalayas in the north, Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east. I love my nation. I love India. मेरा भारत महान। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और ये है रेडियो हिंदुस्तान। डीएलए पर आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे पैनल पर है, मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो है अरुण सिंह सर, और हमारे साथ है एसपी राणा सर और पारिजात त्रिपाठी जी। तो आप सभी का स्वागत है डीएलए यानी कि डेली लाइफ एनालिसिस। और आज ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि जो आज का जो हमारा वार्ता का विषय है वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में यदि हम बात ना करें उन क्रांतिकारियों की, उन वीर जवानों की जिन्होंने हमारे लिए अपन कितनी अनगिनत कुर्बानियां दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, परिवार के परिवार उजड़ गए। और इस समय ये उन्हीं का ही दिन है जिनकी बदौलत आज हम शांति से, खुशी से, प्रसन्नता के साथ आपस में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। तो जो चर्चा का प्रारंभ करती हूँ मैं अपने शो में, रुण सिंह सर आपसे करती हूँ कि आपके इस संबंध में क्या विचार है। क्रांतिकारियों को नमन करने के साथ साथ आपके विचार जानना चाहूंगी मैं। पहले तो सबको मेरा दिल से, हृदय से नमस्कार। और अपने इस गौरवशाली देश को बहुत श्रद्धा से नमस्कार। हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय कवि हुए थे हिंदी के, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने कहा था, जिस देश में सैनिक घर घर हों, जिसके देशज बलिदानी हों, वह देश स्वर्ग है जिसे देख अरि के मस्तक झुक जाते हों। तो हमारा देश काफी गौरवपूर्ण इतिहास को संजोए हुए है और हम यहाँ तक पहुंचने में अनेक बलिदानों को दिया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। और अगर उनकी याद और उनके लिए श्रद्धा सुमन हम चढ़ाते हैं तो हम खुद को ऑबलाइज करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये वो खूबसूरत एक प्रकाश स्तंभ हैं जो आज भी हमें गाइड कर पा रहे हैं। आज भी अगर हम भटक जाते हैं तो फिर हमें सद्मार्ग दिखाते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। और ये शहीदों का मार्ग रहा है। तो इसमें हमको याद आ गया कि पुष्प के अभिलाषा हम पढ़ते थे कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाएं हमारे वीर अनेक। तो ये बड़ा अद्भुत रहा है, जहां शौर्य ही हमारा श्रृंगार रहा है, हमारा पुरुषार्थ रहा है। और पूरे विश्व हमें इसी इसी भावना से पूरा विश्व नमन करता है भारत को, क्योंकि यहाँ पे त्याग और बलिदान के कारण ही हमारे भारत का निर्माण हुआ है। और उन सभी जिन्हें हम जानते हैं वीर सेनानी, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ, सबको मेरा हृदय से नमन है। और अभी मैं इतना बोले, आपका सुनना चाहता हूँ आगे क्या प्रश्न है। जी जी, धन्यवाद सर। सर, जैसे कि अभी मैंने जैसे बात की, सर ने बताया वास्तव में जो उन सभी जो अनसंग हीरोज है, यानी कि आजादी के जो हमारा जो संग्राम हुआ उसमें दो चार नाम तो सभी जानते हैं। और ये थोड़ा सा मैं इस विषय पर कहूंगी, आज के दिन ये देश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक दो लोगों को उसका जो है श्रेय दिया जाता है आजादी का, स्वतंत्रता प्राप्ति का। लेकिन वो ऐसे बहुत सारे हीरोज, अनसंग हीरोज, जिनके नाम को देश जानता भी नहीं है और ना ही कभी उन्होंने स्वयं ये कभी प्रयास किया कि उनका नाम जो है कभी कोई याद रखे। उन्होंने बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव अपने देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और आज जब मैं याद करती हूँ ना, जब भगत सिंह जी को 23 वर्ष का, तो मेरे एकदम से गूज बम वाली फीलिंग आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 23 साल का एक युवा, जिस माँ भारती का, और वो कहता हो कि
माँ के लिए मेरे प्राण भी निछावर है। बिना अपने ऐसा ये जैसे कहते हैं कि युवावस्था एक ऐसी एज होती है कि जिस समय लोग ये कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में इतने सारे स्वर्णिम सपने होते हैं, भविष्य के इतने सारे मीठे सपने दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे समय में भगत सिंह जी ने 23 साल की छोटी सी आयु में और अपने प्राण निछावर कर दिए, तो फांसी पर जो लटके। ऐसे ही एक हमारे कारगिल युद्ध के थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने ये कहा था, ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर उन्होंने इस पर कहा था कि जब उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान में कब्जा किया था 1999 में, तो उन्होंने जब एक चौकी जीती, एक पॉइंट जीता, उसके बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद भी उन्होंने उनका जो ट्रूप्स थी, उनकी जो टुकड़ी थी जिसको वो लीड कर रहे थे, उनका सक्सेस मंत्र यही था कि वो हमेशा एक चौकी जीतने के बाद, एक जगह तिरंगा फहराने के बाद वो ही कहते जाते थे, ये दिल मांगे मोर। तो पारिजात सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसके साथ कि क्या ये देश कुछ सेलेक्टेड नेताओं का है, जो सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं किसी का कोट करती क्योंकि आज के दिन में कुछ कड़वा नहीं घुलना चाहती, क्योंकि ये बहुत मीठा दिन है और बहुत इमोशनल दिन है। तो मैं कहती हूँ कि क्या ये कुछ नेताओं का है? आजादी हमें कैसे मिली, ये आपके विचार जानना चाहती हूँ सर। ये देश नेताओं का नहीं, ये देश माँ भारती के बेटों का है। और आज दिवस भी माँ भारती के उन लाडले बेटों का है जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों के पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए। शुरुआत करें अगर हम आजादी को हम अपना मानक बना ले, तो जिस तरह से पहले साहित्य में कहा जाता था वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, उसी तरह से ये नव वीर गाथा काल चल रहा, जिसके दर्शन हुए हैं 2014 के बाद से। जो प्रगतिमान हुआ है भारत, जो विश्व ने भारत का जो चित्र देखा है, जो भारतीयता का, देश प्रेम का ज्वार उमड़ा है विश्व भर में जहां जहां इंडियंस रह रहे हैं, सबके लिए आज का दिन बहुत विशेष है। इसी तरह से 15 अगस्त 1947 के पहले का वीर गाथा काल और आज का नव वीर गाथा काल, तो इस वीर गाथा काल और नव वीर गाथा काल में जितने लोगों ने, जितने इस भारत के वीर सेनानियों ने, भारत माँ के बेटों ने अपने प्राणों के पुष्प विसर्जित किए हैं माँ भारती के चरणों में, उन सबको प्रणाम। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इतनी सुंदर बात कही थी, किसने कही थी? आजाद भगत और राजगुरु थे वतन क्षमा के परवाने, काकोरी केस के बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्ति है, कितनी सुंदर है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये लिखने वाले अशफाकुल्ला खां के दोस्त रोशन, शहीद रोशन, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी केस, अगर आपको याद हो। वो लोहे के बच्चे, वो लोहे का दिल रखने वाले माँ भारती के बेटे, जिनके सामने अंग्रेजों को लगा कि शायद देशभक्ति इनसे सीखी जा सकती है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने दिल में झांकेंगे तो वो भी सिर झुकाएंगे हर इस भारत भूमि के, भारत माता के लाल के लिए, जिसने अंग्रेजों के साथ बैठ के गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते हुए अंगूर का जूस नहीं पिया, असहयोग आंदोलन करके देश को आजादी बिना खड़क बिना डाल नहीं दे दिया, प्राण अर्पित किए, प्राण, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी। कितनी सुंदर बात कही है मनीषा अभी आपने, 23 साल की उम्र में युवक जिसके सामने दुनिया भर का जीवन बचा था, हजारों सपने थे, परिवार, जीवन के आनंद आमोद प्रमोद थे, सब छोड़ करके, कितना बेवकूफ था वो, देश के लिए जान दे दी अपनी। ये सोच है आज के नेताओं की, इसलिए नेताओं का दिन नहीं है आज, आज नेताओं का दिन नहीं है, आज देशभक्ति का दिन है, देश के बेटों का दिन है, और देशभक्ति के लिए जितने लोगों ने प्राणों का उत्सर्जन किया, हर उस भारत माता के बेटे का दिन है। इसलिए मैंने नव वीर गाथा काल इसलिए कहा, जो 1947 के बाद से आज तक, अंत में आज उसका एक जो बहुत बड़ा सूर्योदय हुआ है, जिसकी एक मशाल थामी हुई है नरेंद्र मोदी नाम के एक देशभक्त ने, एक पार्टी है जितना भारतीय जनता पार्टी, उसने, और हमारी देश की सेना ने। ये हो गए नव वीर गाथा काल के, बहुत सारे इसमें सावरकर भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात किया। हम नव वीर गाथा काल से पहले 1925 से शुरू कर देते हैं।
उसके पहले नहीं जाएंगे। उसके पहले ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जॉर्ज पंचम के लिए राष्ट्रगान लिख दिया, भारत भाग्य विधाता अंग्रेजों को कह दिया, और हमने उसे, कांग्रेस सरकार ने उसे भारत के भाल पर जड़ दिया, जबरदस्ती का हमारा राष्ट्र गीत बना दिया। नहीं, वंदे मातरम, बंकिम चंद्रा, उसको सलाम, उसको प्रणाम, उस वीर गाथा काल के उस सैनिक को प्रणाम जिसका नाम है बंकिम चंद्र, जिसे वंदे मातरम दिया। हम उस टैगोर की बात नहीं करते जिसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में गीत लिखा और अपना प्राइज भी जीता, सर भी बन गए, और देश के सिर पर जबरदस्ती का राष्ट्रगीत। खैर, राष्ट्र के नाम से जुड़ी हर वस्तु का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब वंदे मातरम की बात आती है, जिसको इंदिरा गांधी ने कुफ्र कह दिया था, काफिर कह दिया था उन लोगों को जो वंदे मातरम कहते थे, जेल में ठूस दिया जाता था। इस वजह से मुझे ये ज्यादा जरूरी लगता है सबको कहना कि वंदे मातरम को हृदय में भी, अपने शब्दों में भी, अपने जीवन में भी जीवित रखिए। तो मैं अब 1925 से बात कर रहा हूं, जब संघ बना भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, उनको प्रणाम। वहां से शुरुआत करूंगा, हर उस देशभक्त को प्रणाम करूंगा जिसकी वजह से आज के दिन बैठ करके हम स्वतंत्रता के साथ, जो आपने कहा मनीषा, हम चर्चा कर पा रहे देशभक्ति की। हर उस व्यक्ति को जो जुड़ा है देश, हर व्यक्ति को जिसने देश के लिए कुछ ना कुछ दिया है, प्राण दिए हैं, वो तो सबसे ऊपर है, वो तो देवता है, वो तो मनुष्य नहीं है, वो देव पुरुष है। वो हर क्रांतिकारी जिसने जान दी। आज ऐश करते, हम इतने बैठ करके यहाँ पे बातें कर रहे होते, उनने गोली खाई। आजाद ने कहा, आजादी जीऊंगा, आजादी मरूंगा, और आजादी मरे। आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिसने अपने उस टीचर को, अंग्रेज टीचर को ऐसा जोर का थप्पड़ मारा था, जिसने कहा था तुम भारतीय लोग गंवार, तुम लोगों को देशभक्ति क्या पता क्या होती है। तो एक थप्पड़ मार के क्लास छोड़ दी थी वो आईसीएस सुभाष चंद्र बोस, जो उस थप्पड़ से गोल घूम गया था उनका वो पढ़ाने वाला शिक्षक, और उसको उस दिन समझ में आ गया था देशभक्ति और भारत क्या होता है। वो चांटा देने वाला हमारा देश का सुभाष, उसको प्रणाम है। जैसे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज देश से बाहर जाकर देश के लिए पहली देश की सेना का निर्माण किया, उस सेना को प्रणाम है, उस सेना के हर सैनिक को प्रणाम है, सुभाष चंद्र बोस को, आपके चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को, हर उस सैनिक, देश के सैनिक, देशभक्ति के सैनिक का नाम जिसको मैं भूल जाता हूं, जो याद नहीं आता, जिनको हमारी किताबों ने, हमारे लेखों ने याद नहीं रखा, जो खो गए, वो दिए कहीं जले, लेकिन उन दिए की रोशनी दूर तक नहीं पहुंची, पर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो ऊधम सिंह हो, चाहे वो जतीन बाघा हो, चाहे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, में थोड़ा और पहले चला जाता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इतने महावीर, शिवाजी, बड़े बड़े महावीर हुए जिन्होंने इस धरती के साथ में दगाबाजी नहीं की, नेतागिरी नहीं की। याद रखिए, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, नेतागिरी नहीं की, देशभक्ति की। याद रखिए, देशभक्ति और नेतागिरी अलग अलग है, इसलिए कभी भी देशभक्ति के दिवस के दिन हम नेता और नेतागिरी की बात नहीं करेंगे, अब देश की और देशभक्तों की बात करेंगे। तो चलिए, मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत लंबा मैंने खींचा, बस ये कहूंगा, तेरा वैभव, हाँ, हम दिन चार रहे न रहे। और एक मैं अपनी अपनी एक छोटी सी दो पंक्तियां कहना चाहूंगा उसके लिए, जो आपने कही भगत सिंह के लिए। मैंने लिखा था कभी कि मौत की बाहें थाम कर अपनी सुबह को शाम कर। वो सुबह होती 23 साल की उम्र, जिंदगी पड़ी होती, पूरा दिन पड़ा है जीने का। अपनी खूबसूरत। मौत की बाहें थाम कर अपनी सुबह को शाम कर, वो शहीद छोड़ कर चला गया, उसे आंसुओं से सलाम कर, उसे आंसुओं से सलाम। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। जो शब्द नहीं है, सही कहें तो ना सर, आप बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन देखा जाए तो उन लोगों ने जो किया, जो हमारे क्रांतिकारियों ने और वीर जवानों ने जो भी किया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो उसके लिए शब्द नहीं है। हम जितना भी गाएं उनका गान, वो कम ही है, क्योंकि कम ये ही। बलिदान करने का जज्बा हर एक के अंदर नहीं होता। एक होता है कि दिखावा, आपने जैसे कहा कि गिरी, नेता गिरी, है ना, तो अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए, तो एक ये दिखावे वाली जो देशभक्ति होती है, और एक ये जो दिल से होती है। और मैं, आपने कहा कि उससे 1940 1925 से, लेकिन मैं तो कहूंगी कि सर, हमारा देश जो है वो सिर्फ 200 वर्षों तक गुलाम नहीं रहा, हमारा देश तो 1200 वर्षों तक गुलाम रहा है। 1947 तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने
जो मासूम लोगों थे उनका बलिदान किया गया, कितने वीरों ने अपना बलिदान बलिदान दिया। और मैं जिस धरती से बोल रही हूँ, 1857 में आजादी का पहला बिगुल यहीं से बजा था। तो सैनिकों ने जो क्रांति करी थी वाह वाह अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है। वाह, जी जी, जी यहीं से बोल रही हूँ इस समय। तो जी जी बिल्कुल, इसलिए उन सैनिकों के बहुत बढ़िया। नाम भी शायद हम ना जानते हो अभी, है ना। तो लेकिन ये है कि हाँ, इतना पता है कि उन्होंने बलिदान दिया और बिगुल बजाया क्रांति का, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है लेकिन रानी की एंट्री हो जाती है यहाँ से। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्राचीन काल में ही थे जिन्होंने बलिदान किया। जो आगे आने वाली पीढ़ी थी 90s की एज में, तो उन्हीं में से कारगिल विजय दिवस के एक और जो हमारे वीर थे, वो थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी। उन्होंने ये कहा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। उन्होंने ये ओ कहा कि यदि यदि ओ मतलब मेरा जो उद्देश्य है, मेरी माँ को छुड़ाने से पहले और विजय से पहले यदि डेथ भी आ गई, मृत्यु भी आ गई, तो मैं मृत्यु को भी मार डालूंगा। तो उनके जैसे जो जज्बे है, जो शब्द है, तो वो अंदर एक तरीके से अलग ही फीलिंग ला देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये 15 अगस्त दिवस नहीं है उन्हें याद करने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यहाँ से, इस मंच से, रेडियो हिंदुस्तान के, कि हमारी शिक्षा में इसका समावेश होना चाहिए कि हमारे लोगों ने क्या किया, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं उनके डीएनए में भुट्टी की तरह उन्हें पिलाना चाहिए इन क्रांतिकारियों की गाथा, जिससे कि उनके दिल से डर निकले और वीरता अंदर जाए। इसी नोट के साथ मैं राणा जी के साथ पास जाती हूँ, राणा सर के पास जाती हूँ। एसपी राणा सर, आपके व्यूज इसमें लेना चाहूंगी अब मैं। धन्यवाद मनीषा जी। मैं अपनी बात दो स्लोगन से कहना चाहूंगा। एक बुक्स है, उसके लेखक का मैं नाम भूल गया, फ्रीडम एट द मिडनाइट, ये गांधी जी के ऊपर लिखी गई। इसमें गांधी जी का एक वक्तव्य छोटा सा लिखा गया कि बार बार आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण किया, बार बार आक्रांताओं ने मानवता पर आक्रमण किया, अनंत उनकी हार हुई। दूसरा जो मुझे ठीक से याद है, जो शायद मेरा मार्गदर्शन भी किया, वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें नजर दूंगा। ये चीजें हमको घरों में बताई गई, हमारी माँ ने हमें सिखाई, जो लोगों की नजर में अनपढ़ होती थी। जो जिन शहीदों को, जिन हम आजादी के परवानों को भूल गए हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं, इतिहास में भी उनका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन गली गली कूचे कूचे में समाज के जबान पर उनके नाम गूंजते हैं। अगर अलग अलग पूरे भारत में घुमा जाए उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में एक गांव है, जो मेरठ जिले से अब बागपत जिला हो गया। बागपत जिले में एक गांव है, उसका नाम है बिजरोल। ये बड़ौत से बुढ़ाना मार्ग पर पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है बिजरोल। और ये बिजरोल तोमर गोत्रीय जाटों का, जाट प्रधान गांव। इस गांव में एक बालक ने जन्म लिया, जो बाद में चल के बाबा शाहमल के नाम से प्रसिद्ध है। शायद आप लोगों ने भी नाम ना सुना हो। मैं विशेष रूप से इसका चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खोए हुए जो हमारे आजादी के परवाने हैं, क्योंकि उसका चर्चा करना मैं ज्यादा आवश्यक समझता हूँ। जिन्हें सब जानते हैं उनका लगभग लगभग चर्चा आप सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूनिक एक अनआइडेंटिफाई आजादी के परवाने को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये छापामार युद्ध लड़ने के बड़े कौशल में, बड़े कौशलपूर्ण तरीके से छापामार युद्ध लड़ते थे अंग्रेजों के साथ। और छोटी सी इनके पास एक फौज थी, उसे गांव गांव के लोग जगह जगह, आज तो तमाम लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं डर के मारे, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ लोग अपने यहाँ खाना पीना रहना, उनके घोड़ों के लिए घास चारा, इस सब का प्रबंध करते थे।
उन्हें जो धन चाहिए था हथियारों के लिए वो धन मुहैया कराते थे, और वो वहां से निकलते थे और दिल्ली पे जाके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते थे, उनके ऊपर छापामार युद्ध से आक्रमण करते थे और निकल जाते थे। बहुत सारे लोग उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन छापामार युद्ध में 4 चीजों का बहुत बड़ा, जहां तक मुझे याद है, छापामार युद्ध का मतलब है कमांडो युद्ध। और कमांडो का सबसे पहला जो मुझे सनातन धर्म के एक ऐतिहासिक बुक में, रामायण में एक प्रसंग मिलता है जिसमें 2-3 चीजें लिखी गई हैं। श्याम दाम दंड भेद, श्याम दाम दंड भेद कमांडो युद्ध का बहुत गहरा मूल मंत्र मुझे दिखाई देता है, जिसको अगर श्याम काम ना करे तो दाम काम करे, दाम काम ना करे तो दंड काम करे, दंड काम ना करे तो भेद काम करे। ये चारों युक्ति जिसके पास हैं वो कमांडो लड़ाई लड़ सकता है, वो छापामार युद्ध लड़ सकता है। इसके लिए हमारे इतिहास में शिवाजी का नाम आया, और उसके बाद जो नाम कभी नहीं आया वो था बाबा श्यामल। अंग्रेज लोगों ने क्या किया? तमाम लोग बताते हैं अंग्रेजों का शासन बड़ा अच्छा था, ठीक है, नो डाउट। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बड़ी उन्नति दी, रेल दी, नहर दी, सड़क दी। लेकिन अगर कोई आदमी हमारी संस्कृति को खो देगा तो हम उनके इन अनुपानों को कैसे सलाम करें? मेरे घर की इज्जत, मेरी खुद का सम्मान, मेरा खुद का अस्तित्व, मेरी सामाजिक पहचान अगर कोई खो देगा तो मैं सड़क लेके क्या करूंगा? मैं रेल लेके क्या करूंगा? मैं हवाई जहाज लेके क्या करूंगा? तो बाबा श्यामल जी लड़ते थे, और लड़ते लड़ते एक किस्सा मुझे ऐसा सुनने को मिला बचपन में, बहुत छोटे बचपन में था मैं, कि अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया इस क्षेत्र के ऊपर। कुछ उन्होंने जो अपने नवाब तैयार कर रखे थे, जो लोगों से कर वसूल करते थे, जुल्म करते थे, तो जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने किसी अंग्रेज महिला को किडनैप कर लिया और उसको बहुत सम्मान के साथ रखा, जितना सम्मान कर सकते थे उतने सम्मान के साथ रखा। और कंडीशन ये हो गई कि अंग्रेज लोग उसका पता नहीं लगा पाए, और उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, और जिस जिस गांव से उन्हें पता लगा कि किस किस गांव से वो गुजरे हैं उसे लेके, उस गांव को उन्होंने बागी घोषित करके वहां की खेती, पानी, रोटी सब बंद कर दिया, और वहां नील की खेती शुरू कर दी, जिसमें मेरा गांव भी एक था, जहां आज भी नील की कोठी के अवशेष बाकी है, जहां हाथियों से नील पिसवाया जाता था। और जो लोग गेहूं पैदा करते थे, गन्ना पैदा करते थे, उड़द पैदा करते थे, सरसों पैदा करते थे, उन लोगों के खेतों में अंग्रेजों ने नील पैदा करवा दिया। दुर्भाग्य से इतिहासकार उस क्षेत्र को नहीं जान पाए। नील की खेती बिहार में हुई ये तो जान गए, लेकिन मेरठ में कहां हुई ये नहीं जान पाए। वो गांव खो गया, बिहार का जिक्र है। वो गांव खो गया। जो गांव खो गए, मैं एक मतलब रियल जो मैंने बचपन से कहानी सुनी, मैं उसी कहानी को आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि लोगों के संज्ञान में आए। जो इतिहास लेखक बनते हैं, जो दिल्ली में बैठ के किताब लिख के सोचते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो अपने आप को बहुत बड़ा इतिहास का प्रोफेसर मानते हैं, उन्हें मेरे से सीखना चाहिए कि इतिहास कहाँ छुपा हुआ है। इतिहास मेरे गांव में है। मैंने इसको करीब 20 साल पहले जब फेसबुक आई 2004 में, तब से मैंने इसको डाला हुआ है गूगल पे, फेसबुक पे, पूरे फोटो डाले हुए हैं, पूरी कहानी लिख के डाली हुई, कैसे मेरे क्षेत्र में नील की खेती कराई गई और इतना बड़ा नील का कारखाना बनाया अंग्रेजों ने, और पूरी उसके बावजूद लोग टस से मस नहीं हुए ओवरऑल। फिर बीच में कुछ लोगों को लिया गया, कुछ लोगों को लेने के बाद उस महिला को छुड़ाने के लिए जब बात हुई तो वहां पे ये शर्तें हुई कि भाई जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है टैक्स लेने के लिए, उसे बंद किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस महिला ने अंग्रेजों के पास जाने से मना कर दिया कि मैं तो इन लोगों से अच्छा जीवन, इन लोगों से अच्छी संस्कृति, इन लोगों से अच्छा जीवन शैली तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। उस अंग्रेज महिला ने उनको बताया अंग्रेजों को कि अगर आपको कुछ सीखना है तो इस संस्कृति से सीखिए जिस संस्कृति के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। ये खतरनाक लोग नहीं है।
ये महिला की, माँ बेटी की इज्जत करना जानते हैं। ये अपने प्राणों की बलिदान लगा देते हैं, दे देते हैं, लेकिन महिलाओं की, अपने बच्चों की, बुजुर्गों की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और इन्होंने अपनी माँ और बेटी से बढ़ के मेरी सेवा की। मुझे इन्होंने किडनैप नहीं किया, मैं तो इनके साथ खुद चल के आया। वाह, ये वाह। परिस्थितियां थी हमारे, जो बहुत हमारे जो शहीद थे, जो हमारे आजादी के परवाने थे। यहाँ थोड़ी सी बात मैं इसमें एक रखना चाहूंगा। जब मैं अहमदाबाद गया तो छुट्टी के दिन मुझे साबरमती जाने का नशा लग गया आश्रम में। बचपन में मैं गांधी जी को फॉलो करते करते बड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, लगभग 15-16 साल की उम्र में आया, तो मैं कंफ्यूज हो गया अपनी समझ से, अपनी सोच से। मेरे घर के अंदर आजादी के जितने भी परवाने थे, उनके फोटो मेरी बैठक में मेरे बड़े भाई ने लगाए हुए थे दीवारों पे, और कोई फोटो नहीं होता था मेरे घर के अंदर। केवल आजादी के परवानों के एक तरफ से फोटो थे, और किसी जातिगत विशेष के आधार पर नहीं थे, क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं थे। वहां शिवाजी भी थे, वहां सुभाष चंद्र बोस भी थे, वहां भगत सिंह भी थे। हमें उनके नाम याद नहीं करने पड़े, बचपन से पढ़े हम जी, हम उनको देखते देखते बड़े हुए। इसके बाद जब मैं वहां जाने लगा तो मैंने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले मैं गांधी जी के विरोध में आ चुका था। मैं बचपन में मेरा गांधी जी की तरफ झुकाव था, फिर मैं गांधी जी के विरोध में आया। फिर जब मैं 2006 में गुजरात गया और मैंने साबरमती आश्रम जाना शुरू किया और वहां जाके पुस्तकें उनकी पढ़ने शुरू की, तो मुझे लगा कि जिसने गांधी को नहीं पढ़ा वो गांधी को जान नहीं सकता। गांधी को जानने के लिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विभिन्न विभिन्न जो लेखक थे तमाम, उन लोगों को मैंने पढ़ा। उन लोगों को जब पढ़ा तो फिर मैंने उनको, गांधी जी के आईने से नहीं, मैंने गांधी जी को लेखकों के आईने से नहीं, मैंने अपने जीवन के अनुभव के आईने से जब गांधी जी को पढ़ा, और वहां से लेके और नाथूराम गोडसे तक जब मैं आता हूं, तो मुझे मुझे महाभारत याद आ गई। आखिर भीष्म को महाभारत में अर्जुन ने अपने तीर से बीन दिया, उसको बुरा क्यों नहीं माना? नाथूराम गोडसे को हत्यारा क्यों समझा जाता है देश में? अगर गांधी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं तो उनसे कुछ गलती हुई है, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। क्या अगर मैं आज कुछ गलती करूं और मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो क्या वो क्षमा योग्य है? क्या वे अच्छे काम मेरी गलतियों की क्षमा 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 का स्थान ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। जो भी व्यक्ति समाज में आता है, उसके जीवन, उसकी जीवनी समाज के लिए संदेश बनती है। उसको समग्र रूप से उसे स्वीकार करना होगा, उसे अंतिम क्षण तक उसको निभाना पड़ेगा। गांधी जी ने ये गलती की। जब गांधी जी के सामने लड़ाई समाप्त हो गई, तो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच समझ थी, वो जो देश के उस समय लोगों, कर्णधार थे, उन लोगों को सामने मजबूरियां पैदा करना शुरू कर दिया। और जब ये लगा, आप हमें बताइए, यहाँ से लोग वहां गए और वहां से जो लोग यहाँ आए, उनको सर्दी के दिनों में भरी बरसात में आपने कहा कि पुलिस को आदेश दिलवा दिया, दिल्ली पुलिस को, कि इनको इन मकानों से बाहर निकाल दो, जो खाली पड़े थे मकान यहाँ से जाने वालों के। और हम लोग वहां से आने वाले लोगों को रिफ्यूजी कह के उनकी बेइज्जती करते रहे। मैं खून के आंसू रोता हूं। जो रिफ्यूजी है वो एक बार लोग रिफ्यूजी बन के तो देखें, अपना घर छोड़ के देखें, उन्हें मालूम पड़ जाएगा रिफ्यूजी होना क्या होता है। हमारे देश के आधुनिक शहीद रिफ्यूजी हैं, जो वहां से, रिफ्यूजी मतलब रिफ्यूज कर देना, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया, सोचा? किसने रोटी दी उनको? जो पाकिस्तान से लोग आए थे, जिसको पाकिस्तान बना दिया गया, वो वहां से कत्ल होते होते अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लुटाते लुटाते और यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ आके आज तक हमने स्वीकार नहीं किया। आज भी हम उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। और उसके बाद मैं एक छोटी सी बहुत खराब बात कहना चाहूंगा। मेहसाणा की वो सभा जिसमें मोदी जी को मौत का सौदागर बताया गया था, किसने कहा था मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं किसने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुनिया है। मैं गुजरात में मौजूद था। आज भी वो शब्द मेरी छाती में भाले की तरह घुसता है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूं
जिसने 84 में खून की नदियां देखी हैं, मेरे उन सिख भाइयों के गलों में टायर डाल डाल के आग लगा दी गई, क्या वो शहीद नहीं है? वे आधुनिक शहीद हैं। अगर उन्होंने अपनी तलवारें, अपनी कृपान उठा के लोगों को घोंपना शुरू कर दिया होता तो? पंजाब में आग किसने लगाई सब जानते हैं। उस समय मैं पंजाब में था, जब पंजाब में आग लगी 84 में, ब्लू स्टार के अंदर, मैं पंजाब के अंदर था। ये जो शहीद किए गए, ये जो शहीद हुए हैं लोग, इनका सम्मान कौन करे? हमारे देश में एक परिवार के नामों के नाम पे क्लब के नाम रखे गए, हॉस्पिटल के नाम रखे गए, कॉलोनी के नाम रखे गए। क्यों भाई? पूरे भारत में केवल 3 ही आदमी थे और कोई नहीं था। जी। शहीदों के नाम भी लिखे जाते, जो हमारे अमर शहीद हैं उनके भी लिखे जाते। 4000 आदमी हमने 84 में कत्ल कर दिए दिल्ली में, 2-4 उनके भी लोगों के नाम लिख दिए जाते। और आप बताते हो मौत का सौदागर, उसको, जिस आदमी ने अपनी जान की बाजी लड़ाकर और गुजरात को किसी तरह से खून के हवाले होने से 69 दंगे हुए 2002 के पहले, 2004 के पहले 69 दंगे हुए गुजरात के अंदर, और हजारों लोग मारे गए। किसका शासन था? कांग्रेस का। उसकी याद नहीं आई? मुरादाबाद का दंगा हुआ, मेरठ का दंगा हुआ, उत्तराखंड का हरिद्वार का दंगा हुआ, तब याद नहीं आई इनको कि मौत का सौदागर कौन है? अगर मोदी मौत का सौदागर होता तो दिखाई देता। ना उसके क्रम में मौत का सौदागर है, ना धर्म में। आतंकवादियों को ये लोग जो है एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़कर और लोगों की सिंपैथी प्राप्त करने के लिए उनको बढ़िया आदमी बताते हैं, और उनके नाम पे हमारे देश के कई एसपी और डीएसपी को जेल में 14-14, 15-15 साल गुजारना पड़ा। क्या वो शहीद नहीं है? क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी? ये सब आधुनिक कुर्बानी देने वाले लोग हैं, इन्हें भी हमें याद करना होगा। इन लोगों ने नक्सल को पैदा किया। मोदी जी को क्या दिया इन्होंने? नक्सलवाद दिया पूरे देश में। आज हमसे पूछते हैं मणिपुर का दंगा क्यों हुआ? मणिपुर का दंगा तो हुआ, लेकिन आगे नहीं होगा, इसका इंतजाम हो रहा है। इन्हें भूलना नहीं चाहिए। 14 आदमी वहां अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं, ये नहीं याद रहा अमृतकाल चल रहा है, लोकसभा का विरोध कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, लोकसभा का विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी, क्या बहुत अच्छी। मोदी जी ने कहा था कि गोधरा में के डब्बों में आग लगा दो। मैं उन डब्बों को देखने गया था, स्पेशली उन डब्बों को मैं देखने गया था, और जो मुझे लेके गया था वो लड़का उसी धर्म का था, मेरा जूनियर इंजीनियर था। जी जी। वो मुझे लेके गया और वो भी रोया था वहां खड़ा होकर जब मैं रोया। गोधरा के स्टेशन पर कितने लोग गए वहां, और ऐसे ऐसे लोग रेल मंत्री बना दिए जिन्होंने कहा कि लोगों ने अंदर से तेल डाल के आग लगा दी होगी। आतंकवादियों को इन्होंने भले आदमी बताना शुरू कर दिया, हिंदू आतंकवाद खड़ा कर दिया। हिंदू तो वैसे ही एक डरपोक कौम है। हिंदू दुश्मन से लड़ती है, अपनों से नहीं लड़ती। यदि हिंदू आतंकवादी होते हिंदू तो अपनों से 12 लड़ने में साल तक की डरपोक है। गुलामी ना सहते। मैं हिंदू नहीं, हिंदू अपनों से लड़ने में डरपोक है। उन्हें पता था ये अपने हैं, इनसे नहीं लड़ सकते हम। हिंदू उनसे नहीं, हिंदू दुश्मनों से लड़ने में डरपोक नहीं है। अगर हिंदू दुश्मनों से लड़ने में डरपोक होती तो 7 लाख लोग ना मारे जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर टूटने पर 7 लाख लोग मारे गए। वो शहीद कहाँ हैं? कितने लोगों को मालूम है? जैसे कि अभी राणा सर ने कहा कि हमें पुरानी बातें याद रखनी चाहिए कि क्या कैसे ये देश एक तो कुछ ही लोगों का है नहीं, हम बार बार इसी बात पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो जब हम एक जश्न मना रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति का, अपनी आजादी का, लेकिन इस अमृत महोत्सव में कुछ विष की बूंदे भी हैं। क्योंकि जैसे कि पुरानी पीढ़ी को तो पता होगा, लेकिन आज की जनरेशन को ये याद दिलाना जरूर मैं चाहूंगी कि ये जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो ये डेट था, ये जो 15 अगस्त थी, ये प्रीपोन्ड था। तो प्रीपोन्ड होने के कारण अचानक से जब आधी रात को ये डिक्लेयर किया जाता है कि भारत का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे का दंश के साथ तो अब ये समझ में नहीं आता
कि हम खुशी मनाएं या गम मनाएं, क्योंकि हमारा एक हिस्सा रातों रात हमसे छीन लिया गया। तो ये जो दिन आता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा दुख लेकर आता है। और उस दुख की अग्नि में न जाने कितने लोग, जितना अनुमान लगाया जाता है वो है कि 10 लाख लोगों के प्राण आहूत हुए जब वो इधर से उधर ट्रांसफर हुए। यानी कि जब पाकिस्तान को बना दिया जाता है आधी रात को, और ये कहा जाता है कि अब धर्म के आधार पर ये बंटवारा हुआ है, और फिर जो लोग हैं और इधर उधर जाते हैं, तो उसमें 10 लाख जो हमारे भारत के लोग थे वो मारे जाते हैं, दंगों का शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों की आत्मा इस समय, क्या हम उन्हें किस कैटेगरी में हम उन्हें काउंट करेंगे, शहीदों की, या जिन्हें बलि का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया गया? और इसी के साथ साथ एक जो प्रश्न आता है मेरे मन में कि बंटवारे का अधिकार किसने दिया था? ये देश जो है वो सारी जनता का है। आज की डेट में हम 140 करोड़ है, और जब बंटवारा हुआ था उस समय हम 70 करोड़ के लगभग थे। तो 70 करोड़ के लोगों के देश को एक दो लोगों ने मिलकर बांट दिया, क्या ये उनके पिताजी की जागीर थी जिसे उन्हें बंटवारे का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई थी क्या उनको? इसी प्रश्न के साथ मैं आती हूँ अरुण सिंह सर आपके पास। जी, बहुत ही विभत्स दृश्य उत्पन्न हुआ होगा, वो सोच के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कितना खतरनाक होगा हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ और बहनों के लिए। कितनी त्रासदी हुई होगी, जरा सोच के देखें। अपने घर से, अपने जड़ों से उखड़ना पड़ा होगा, कितना रुदन मचा होगा। उस पे जो है आताताई उन पे आक्रमण कर रहे होंगे। अगर वो सोचा जाता है तो लगता है कि अब हमारे खुद के प्राण अटक गए हैं उनके साथ। कहते हैं बिल्कुल ना कि बिल्कुल इंसान का कहीं ना कहीं प्राण अटकता है, तो प्राण हमारे बिल्कुल। देश का भी अभी भी वहीं अटका पड़ा है, जिनके कि जी हम कहीं न कहीं ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ये जो देश के उस समय जो अ, नेता रहे होंगे, जो भी जिन्होंने ये भी वो लिया होगा, ये उनके सर पे ये कुर्बानियां गई हैं। ये अद्भुत कुर्बानियां रही होंगी, जिनको जबरदस्ती दिला गया होगा, उनको बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया गया होगा। जरा भी नहीं सोचा गया होगा कि ये हम अपने देश के लिए और अपने निरीह लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, जिनका कोई भी अपराध नहीं था। वो किसी भी धर्म को मानते हो, वो किसी भी जाति को मानते हो, उनका क्या अपराध था? और अगर अपराध था तो वो ये था कि ये हमारे जो नेता थे, जो उन्होंने उस समय किया था, ये महान जघन्य अपराध किया था, पूरे देश के प्रति, माँ भारती के प्रति किया था। ये अपराध उनका था। और ऐसे अक्षम्य अपराध के कारण ही बहुत, अभी भी आज भी वो हमें कहीं ना कहीं वो तकलीफ देते रहते हैं। उनका घाव अभी भी नहीं भरा है, और वो कहीं ना कहीं वो उभर के खड़े हो जाते हैं। कहीं जाति दंगे में, कहीं संप्रदाय के दंगे में आज भी खड़े हो रहे हैं। तो मेरे समझ से वो तो, उसका कोई भी तरीका नहीं है कि हम उनको वो चीज किसी भी तरह से वापस कर पाए। एक ही तरीका हो सकता है कि हम अपने सारे भारत देश के लोगों को के लिए उसी कुर्बानी का जज्बा रखते हुए उनकी पूर्ण रूप में सेवा करें। जो जहां है, जिस रूप में है, उनके लिए खड़े हो जाएं, उनके लिए हम सहयोग करें। आज भी बहुत से हमारे लोग हैं, जो हमारे राणा साहब ने बोला कि रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूज कर दिए गए, आज भी भटक रहे हैं। उनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। हमें अभी भी योद्धा बन के खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी हमारा बात, युद्ध बहुत अभी अच्छी, खत्म नहीं हुआ। हमारा बहुत युद्ध अच्छी। अभी खत्म नहीं हुआ। ये कंटिन्यूएशन में युद्ध है हमारा। तो ये जी स्वतंत्रता जो कहते हैं हम, ये पूर्ण नहीं है जब तक हम सब सारे हमारे जनता जनार्दन हमारे उस लेवल पे, जो हम कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, जब तक उस स्वरूप में नहीं आएगा, तब तक तो हम उनके प्रति भी गुनहगार हैं। अगर क्योंकि उनके कहीं ना कहीं इस गुनाह में, यदि उनके घाव को हम सहला नहीं पाते, मरहम नहीं लगा पाते, तो हमारा गुनाह बाकी है। और हमें देश के लिए ये काम जरूर करना चाहिए। मेरी समझ ये कहती है। अद्भुत होगा उनका बलिदान, जिनका कोई भी मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जो मैं उन शब्द को बयान कर पाऊं। जिन्होंने झेला होगा, जिन्होंने इन चीजों को समझा होगा, जो त्रासदी को जिन्होंने समझा होगा, क्या कलेजा होगा उनका, क्या दुख होगा, जिसका कोई शब्दों में बयां करना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पढ़ते हैं हम किताबों में, लेकिन किताब भी जो है, जिस किसी ने लिखा होगा, उन्होंने अपना कहीं न कहीं गुण धर्म डाला होगा, लेकिन
जो उनके दिल में गुजरा होगा वो उन्हीं को पता होगा। अद्भुत है उनका बलिदान, अद्भुत है उनका शौर्य गाथा, जो फिर भी वो लड़के खड़े हो गए होंगे, फिर से उन्होंने अपनी घर गृहस्थी जमाई होगी। दिल्ली वालों के लिए एक शब्द आता है कि ये उजड़े हुए लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती है। कहते हैं ना, उजाड़ उजाड़ के दुनिया बसाई जाती है। तो ये जो बताया गया हो, जिसने भी बोला गया होगा, अद्भुत बोला होगा कि कैसे एक दुनिया उजड़ती फिर दूसरी दुनिया उन्होंने बसाई होगी। क्या उनका श्रम होगा, क्या उनका प्रचंड अपने जीवन के प्रति समर्पण होगा, अद्भुत उनका शौर्य होगा। उनको हजारों करोड़ों नमन भी छोटा पड़ जाता है। अद्भुत है वो बलिदानी, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे खून के रिश्ते में। मैं इतना ही उनके बारे में बता सकता हूँ, जी इतिहास सर। में जानता नहीं। आपसे सुन के समझ के मैं खुश होता हूँ और उसको समझ अपने में, अपने रक्त में वो डालना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इस लायक बनूं कि उनको मदद कर पाऊँ। इतना जी ही सर, काफी है। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। और इसका जो दंश है वो बहुत, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड आता है कि जो हमारी महिलाएं थी, उनके लिए लिखा था कि 2-2 दिनारों में उनको बेचा गया था। और उन्हीं के सामने इतना मतलब बुरा, हृदय विदारक ये चीजें थी, जो हमारे जो घटनाएं जो घटित हुई है। और यदि हम उसे पढ़े, लेकिन आज की पीढ़ी उससे कोसों दूर है, जानती नहीं है। तो वो इतिहास मुझे लगता है बताया जाना चाहिए, क्योंकि जो आज, जिसे ऐसा मैं नहीं कहती कि आज की पीढ़ी बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल दूर है। यदि आप बात करें जो युवा हैं, लेकिन गलती जो हमारी जो युवा पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी है, यानी कि जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है, कि हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly। जितना हम अपने मन से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो जान लेते हैं इतना कुछ बारे में, लेकिन ऑफिशियली फॉर्मली हमें नहीं बताया जाता। हालांकि इस बार सरकार ने अपने पूरे प्रयास किए, और आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसको मनाते हुए बहुत सारी चीजें स्कूलों में इस तरह से आयोजित कराई गई, जिससे बच्चे अपनी क्रांति, अपनी आजादी के मूल्य को जान सके। तो सर, जैसे कि अभी मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें देश के लिए मरने का तो सौभाग्य नहीं मिला। और जैसे अभी अभी कुछ नेता लोग कह रहे थे कि एक फलाने परिवार के, सो कॉल्ड परिवार ने के लोगों ने बलिदान दिया। असल में वो बलिदान नहीं था, कुछ और ही था। लेकिन फिर भी मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ से तो कोई एक कुत्ता भी नहीं मरा। तो ये कहने का जरूरी तो नहीं ना कि सभी मरे। जिन्होंने मरना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संवारना देश को वो उससे भी कठिन कार्य ही होता है, वो भी कम नहीं होता। मतलब जैसे, तो नमन है उनको जिन्होंने बलिदान दिया। लेकिन आज की डेट में जो हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं अपने पूर्वजों पुरखों के कारण, बलिदानियों के कारण, तो पारिजात सर, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हम लोग इसमें अब आज के आगे जो हुआ वो हुआ, लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे हम क्या करें। अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी है, तो वो किस तरीके से अपनी देशभक्ति को जो है कर सकती है, निभा सकती है। पारिजात सर, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए प्लीज। जी, बहुत सुंदर और बहुत रचनात्मक प्रश्न है आपका। देश के हर मंच पर यह प्रश्न जाना चाहिए और देश के हर नागरिक से इसका उत्तर आना चाहिए। देश भक्तों की वजह से यह देश है। चाहे वो सेना हो, चाहे वो संघ हो, चाहे ये सनातनी समाज हो, देशभक्ति से भरा हुआ, जिसके कारण आज देश है। ठीक है, तो हमारा अस्तित्व बाद में है, हमारे देश का अस्तित्व पहले है। ये बात हमको बतानी है। देशभक्ति के हर जज्बे को हर जगह पर, हर इंसान के भीतर हमें अधिक से अधिक समर्थन देना है, उभारना है, उसको सराहना है, उस पर बात करनी है। देशभक्ति को एक विषय बनाना है, वार्ता का विषय, जीवन का विषय, लेख का विषय, मंचों का विषय, और बुद्धिजीवी लोगों के बीच चर्चा का विषय। बुद्धिजीवी लोगों ने तो इस देश में बड़ा नाश किया है। अपराध, ये अपराधी गैंग बने हुए हैं बहुत सारे देश में। अलग अलग देश तोड़ो गैंग है, अब पुरस्कार वापसी गैंग है, और भी कई तरह के रंग बिरंगे गैंग हैं जो जहरीले हैं। तो इन गैंगों से बचकर देशभक्ति के, देशभक्त लोगों के समूह हमें विकसित करने हैं। और ये जैसे कि एक दिन हमको मिला है 15 अगस्त का, इस
इस अवसर को हमें हर महीने किसी न किसी बहाने वापस लाना है, ताकि लोग भूल न जाए उनको जिन्होंने अपने प्राण दिए इस देश के लिए। आज फ्री में मिल गई आजादी को बहुत सस्ता समझ रहे हैं हम। प्रहार फिल्म में ये डायलॉग था, बहुत अच्छा लिखा था, नाना पाटेकर के ऊपर फिल्माया गया, जो मुझे उस समय से लेकर अभी तक याद रह गया कि फ्री में मिली आजादी को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। बहुत अच्छी बात कही आपने मनीषा, मैं सुन रहा था आपको कि देश के लिए मरने का जज्बा, जो आपने बात कही, मोदी जी को कोट किया, बड़ा आनंद है। और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें ये मौका मिलता है। काश मुझे मिल जाए किसी भी उम्र में, चाहे मैं बच्चा हूं या मैं 90 साल का बूढ़ा, देश के लिए मरने के लिए मैं तो 24 घंटे तैयार हूँ। सदा जवान हूँ, सदा हम सबके भीतर ये जज्बा होना चाहिए, है, इसको जगाना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है देश विरोध का जज्बा? वो जज्बा नहीं, वो जहर है। जहर और जज्बे में फर्क कीजिए। भाव हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मक तो अपराध होता है। तो याद रखिए, अपराधियों और देशभक्तों के बीच ये जंग चल रही है, एक राजनीतिक जंग है जो 2024 में आने वाली है। हम सब लोगों को आज इस मंच पर हर देश के हर नागरिक से कहना है, याद रखिए, देश को ऊपर ले जाने वाला मोदी, देश को उभारने वाली उसकी पार्टी, दुनिया में स्थान दिलाने वाले ये लोग, इनको नहीं। म्यूट हो गया सर फिर से। तो 400 हम लोगों को सीटें दिला दी, याद रखिए, देश है तो आप है। चलिए मैं बात करता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण, आपने कहा किस तरह से हम इस देशभक्ति के नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी वाले जो बच्चे हैं ना, कंप्यूटर में डूब रहे हैं, नए नए जीवन के जो इंटरनेट की वजह से पूरे वर्ल्ड के रंग बिरंगे चित्र उनके सामने आ रहे हैं, रंग की दुनिया की कल्चर उनके सामने आ रही है, दुनिया की बातें फिल्में उनके दिमाग में घुस रही है। हमको सिर्फ एक ही यूनिट है इस देश में जो इन बच्चों को और इस देश के भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को संभाल सकता है, वो है परिवार की यूनिट। तो हर माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को राम के बारे में बताएं, बच्चों को भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष और संघ के बारे में बताएं, सनातन के बारे में बताएं, राष्ट्र के बारे में बताएं, माँ भारती के बारे में बताएं, ताकि उनके भीतर वही जज्बा जो हम 4-5 लोगों के भीतर दिख रहा है, और हम लोग एक दूसरे के प्रति गर्वानुभूति से भरे हुए हैं कि हम लोग एक मंच पर खड़े हुए हैं। हमको हर घर में अपने प्रयासों के माध्यम से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस पैदा करने हैं। याद रखिए, बहुत गहरी बात है, बहुत सरल है, बहुत आसान भी है। हमारी सरकार भी करेगी, विषय लाएगी, हमारे कोर्स बुक्स में सारे हमारे क्रांतिकारियों को वापस लाएगी, बजाय इसके कि वो मुगल्स जिन्हें देश का बड़ा नाश किया, जिनको हमने, जिन आतंकवादियों को हमने देश में घुसने दिया, वो उन लोगों को किताबों से निकाल करके जिनको भला बताने की कोशिश की पिछली सरकारों ने, उनकी जगह देश के असली पुत्र, माँ भारती के असली बच्चों का जीवन, उनकी शिक्षा से मिलने वाला जो संदेश, वो हमारी पीढ़ियों के लिए तैयार किया जाए, कोर्स में लाया जाए। और देशभक्ति का एक चरित्र विकसित करने के लिए एक विशेष कोर्स भी डाला जाए, जिसका नाम नैतिक शिक्षा ना हो, चरित्र शिक्षा हो। सीधी सीधी बात सीधी सीधी होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा गड़बड़ होता है, कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए। और इस मैं भी चाहूंगा आपसे, आपको मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा मनीषा, कि हर महीने 4 सप्ताह होते, 4 बार आपका डीएलए आता है या राष्ट्रमंच आपका कार्यक्रम आता है, एक बार अवश्य आप राष्ट्र के विषय पर, राष्ट्रभक्ति के एक विषय को उठाकर उस पर चर्चा करें, ताकि हर बार हम लोग एक दिन हर महीने में 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली अनुभूति को महसूस कर सके, उसको फिर से जीवंत बना सके। तो मैं बस जी जाते बहुत जाते अच्छा। यही कहूंगा अपनी बात खत्म करते हुए, कि जी सर। हर उस देशभक्त को प्रणाम जो बलिदान हुआ है इस देश पर, हर उस देशभक्त को प्रणाम जो हमारी सेना में है, जो सेना में सरहद की रक्षा कर रहा है, हमारी जीवन की रक्षा कर रहा है। हर उस देशभक्त को सलाम प्रणाम जो कि हमारी सरकार में है। हर उस देशभक्त को सलाम और प्रणाम जो हमारे देश में है। देश है तो हमें बस ये याद जी जी वंदे सर, बहुत मातरम। बिल्कुल जय। आपका जो आपने सुझाव दिया उस पर करेंगे हम अमल। और दूसरी बात जो आपने ये कहा कि देश है तो हम है, तो यहाँ से मैं इसी बात को लेती हूँ कि देश है तो हम है, तो 140 करोड़ जो भारतीय है लगभग हम, तो ये सभी को समझना होगा और अपने धर्म और मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा, ये सोचकर कि देश है तो हम है। और यदि आप पूरा ग्लोबल एरेना में भी देखें, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है,
तो उसमें इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारत इतनी कठिनाइयों के बीच में भी भारत का झंडा लहरा रहा है। ऐसे समय जब दुनिया भर में जो है युद्ध हो रहे हैं और जो है जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो डूब रहे हैं, कंगाली का मंजर देख रहे हैं, लेकिन भारत तब भी उभर रहा है। और इतना उभर ही नहीं रहा बल्कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो थर्ड पायदान पर आ चुकी है और दिनों दिन जो है भारत प्रगति करता चला जा रहा है। तो ये देश अच्छे लोगों की वजह से है, देशभक्त लोगों की वजह से है, जो पीछे ऑफ स्क्रीन रहकर भी देश के जो कहना चाहिए विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आपने जैसे उठाया कि सेना, हमारे भारत की सेना को नमन है और जो हमारे हर उस देशभक्त को नमन है जो जहां है। यहाँ पर मैं देशभक्ति के लिए यही कहना चाह रही थी सर कि देशभक्ति सिर्फ एक ये नारा नहीं है बल्कि ये सोच है, ये हमारे डीएनए में होनी चाहिए। हम जिस फील्ड में भी हो, यस, चाहे कोई भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल काम हो, कोई सा भी हमारा धर्म हो, तो कोई भी हमारा धर्म पूजा करने की पद्धति हो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देश सबसे पहले हो। और ईमानदारी से बिल्कुल यदि हम सभी अपना कार्य करते हैं, जिम्मेवारी के साथ हम यदि अपना कार्य करते हैं, बिना डरे हुए, बिना लालच के देश की प्रगति में योगदान कर रहे हैं, तो वो सभी देशभक्त है। आपने कहा कि हर जगह हर घर से भगत सिंह हो, वास्तव में ही ये टाइम है कि वो देशभक्ति का जज्बा आए। सिर्फ यही ना हो हमारा उद्देश्य कि एक नौकरी हो बढ़िया सी, अच्छी जीवन शैली हो, ये तो हो ही साथ साथ, वही लेकिन सोच। देश सबसे पहले हो, देश का विकास सबसे पहले हो। और यस दूसरी यस, बात, जो हम यदि याद कर रहे हैं अपने देशभक्तों को, तो वीरांगनाएं भी हुई हैं, रानी लक्ष्मीबाई अरे हुई है, रानी दुर्गावती हुई है, जी और जी, एक हुई दुर्गा है भाभी भी हमारे, हुई है। जी, जी दुर्गा जी जी, भाभी भी एक और है बताऊं जी। मैं, एक हमारे दुर्गा में भाभी, हुआ करती थी दुर्गा भाभी। आई होप कि आप सभी यस, लोगों ने उनका नाम सुना बिल्कुल हुआ है, दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी। जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और इन सभी की काफी हेल्प करी थी। उनके भी बहुत छोटे बच्चे थे उस समय दुर्गा भाभी के, तो उन्हें भाभी बोला करते थे ये लोग सभी जो है। तो अंग्रेजों से बचने के लिए दुर्गा भाभी ने हमेशा क्रांतिकारियों की हमेशा हेल्प की है। तो घर में रहने वाली जो लेडीज है, जो मतलब आई मीन टू से कि जो आज की यदि पढ़ी लिखी या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, तो उस समय भी हुआ करती थी लेडीज जिन्होंने देश की क्रांति में अपनी आहुति दी है। तो उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए, दुर्गा भाभी ने हमेशा क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो अभी एसपी राणा सर के पास फिर से आती हूँ मैं। सर आप इसके ऊपर बस प्रकाश डालें अभी, और क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं दो तीन छोटी छोटी बातें इसमें कहने आपको जोड़ना चाहूंगा। असल में देशभक्ति कितने प्रकार की होती है, देशभक्ति के लिए आज क्या मायने हैं, आज के जीवन में देशभक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है गीता। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हमारी भारत सरकार ने इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया कि हम विदेशी मेहमानों को क्या गिफ्ट दें। गीता पहले क्या देते थे? ताजमहल। ताजमहल एक बिल्डिंग है, ठीक है, लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खिंचाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गीता से। तो जी, गीता में एक लाइन है जिसको हर आदमी जानता है, 8 लाइन है बेसिकली जो लोगों की टेबल के नीचे लगी रहती है, पढ़े लिखे लोगों की टेबल पे रहती है, लेकिन उसमें एक लाइन जो मुझे बचपन से सिखाई गई वो है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। तो मैं इस लाइन को देशभक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का देश में एक जिम्मेदारी होता है। जो हमारे गांव के किसान थे, गरीब थे, उन्होंने हमें फौजी दिए, सीमा पे लड़ने वाले दिए, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल लोग थे वो हमको गलती से धन कमाना सिखा बैठे और उसके लालच में फंस गए और बेईमान बनते चले गए। मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि वो गांव के थे कि शहर के थे, उसमें सारे लोग मौजूद हैं। जो सीमा पर चले गए उनका ध्यान दिए बिना आज की तिथि में क्या हो रहा है? आज की तिथि में हमारे देश में आज भी ये परंपराएं हैं कि कैसे हम अपना टैक्स बचाएं। मुझे पहली बार समझ में आया जब मैं टैक्स देने लगा, तो मुझे भी लोगों ने बताया, जो एजेंट लोग थे, LIC ले लो, ये ले लो, वो ले लो।
लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर मुझे समझ में आया कि मैं टैक्स बचाने से अच्छा टैक्स को पे कर दूं। हालांकि मतलब पे करने के पीछे मेरा माइंड गया कि हमारे देश, ये जो पैसा जाएगा ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। हम इस जी बात पे बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान ना दें कि वहां भ्रष्टाचार के सिस्टम में बैठा हुआ आदमी करप्ट है, भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतोतगत्वा इस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पैसा पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा। जो हम लोग जो देश के अंदर रह गए, ये अपने ढंग से सेवा करें। और वो बहुत बात अच्छा। अलग है कि हम प्लानिंग उस समय नहीं कर पाए। आज हम प्लान कर रहे कि पहाड़ों में जहां हमारे फौजी भाई कई कई दिन पैदल चल के जाते थे, आज वहां सड़क भेजी गई, आज वहां हेलीकॉप्टर भेजे गए, आज उनको बढ़िया टेंट दिए गए, आज वाह उन्हें गोली से वाह, बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, हेलमेट दिए बहुत गए। बढ़िया। मतलब मैं हैरान रह गया कि जूता जो है, जो वो जूता पहनते हैं लेह लद्दाख में, वो ऊंट के चमड़े का बना होता है, राजस्थान में बनता था और इजराइल की कोई कंपनी खरीदती थी 1500 रुपए में और वो हमें 22,000 में बेचती थी। हे हमारे भगवान। देश का जूता इजराइल वाले खरीदते थे 1500 रुपए में और हमें 22,000 में बेचते थे। उस ये जो नेक्सस बना हुआ था, इसको तोड़ा गया 2014 के बाद। मुझे जी नहीं मालूम था। मैं जी बड़ा हुआ तो मैं चौधरी चरण सिंह हमारे क्षेत्र के नेता थे। वो तो जी अपने आप को सर्वधर्म नेता मानते थे, किसान नेता मानते थे, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग उसे जाट नेता मानते थे। क्योंकि मैं जाट जाति से संबंध रखता हूं, तो मैं भी उन्हीं के गीत गाता हुआ बड़ा हुआ। मेरे जी भी आदर्श पुरुष रहे हैं राजनीति के। जी लेकिन जब मैं बड़ा होता गया और मैं मैंने राजनीति को थोड़ा, मेरी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने राजनीति को थोड़ा सा जाना। और ठीक ढंग से तब जाना जब पहली बार मैंने मौत का सौदागर शब्द सुना। तो मुझे लगा मुझे मोदी को पढ़ना चाहिए, और मैं गुजरात में भी था, बाई चांस मेरी पोस्टिंग जी गुजरात में थी। तो जब मैंने इस चीज को जाना और मोदी जी के सारे कार्यकलापों को मैंने नजदीक से देखना शुरू किया, तो मेरे दिमाग से 3-4 चीजें बाहर निकली। नंबर 1, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, इन 4 का मुलम्मा लेके अपने सिर पे चढ़े रहते हैं। अगर मेरी जाति का आदमी गलत भी बोल रहा होगा तो मनीषा के सामने, मनीषा सही भी होगी तो मैं इनका विरोध करूंगा, उसका समर्थन करूंगा। क्यों भाई? जी जी जी। इससे बड़ा आप देश विरोधी कार्य और क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे सही सच्चे आदमी का आप विरोध कर रहे हैं केवल इस नाम पे कि ये मेरा भाई है, या ये मेरी जाति का है, या मेरे गांव का है, या मेरे धर्म का है। मेरे ही जाति के एक आदमी ने वॉइस चली गई सर। वॉइस चली। सर म्यूट म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट करिए सर। सर ऑडियो कनेक्ट करिए, ऑडियो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। तो मेरी दादी सर दिल्ली के पास की रहने वाली थी, अनपढ़ थी, लेकिन वे जो लोगों से बात सुनती होंगी, उन बातों को जो करती थी, हम 5, 6, 7, 8 साल के रहे होंगे, मेरे दिमाग में वो बातें बैठ गई कि अगर हम वहां जाएंगे तो वो लोग हमें मार। सर वॉइस फिर आवाज से क्या? चली गई, वॉइस चली गई फिर से सर। जो हेडफोन का कनेक्शन है शायद उसमें कुछ हिल जाता है। सर म्यूट हो चुके हैं आप सर, वॉइस कनेक्ट करिए सर। सर वॉइस नहीं आ रही। बारी में मुझे एक बढ़िया बुढ़िया मिली, आज भी मैं जी उसका नाम जानता हूँ, उसके साथ मेरा फोटो भी है, स्वर्णम्मा। वो उस जी समय रही होगी करीब 65-70 साल की। ये बात 20-25 साल पुरानी हो गई, अब तो शायद नहीं होगी। उसका बेटा, एक ही बेटा था, वो मिलिट्री में था। वो मुझे अपने गांव लेके गई और उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मुझे मेरी भाषा उसकी समझ। उसने अपने घर को मुझे दिखाया और मैं आज भी समझ रहा हूँ कि वो बता रही थी मुझे, ये मेरे बेटे का कमरा है, ये मेरी बहू का कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरे पोती पोती का कमरा है, ये हमारी रसोई है। मतलब अरे आप देखिए क्या शानदार मिलन था उत्तर अरे भारत का और साउथ, दक्षिण भारत का। और मैं उसकी भाषा वाह को नहीं जानते हुए भी पूरी बात समझ रहा था। वाह 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 इसके वाह। बाद हमारे सामने प्रॉब्लम आई, तो मैंने, जो मेरे यहाँ ऑफिसर थे तमिलनाडु के, मैंने उनसे पूछा
मैं कहा भाई क्या आप लोग, मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझसे कुछ दिक्कत है? कहले कि नहीं नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगी, आपसे तो हम बहुत प्यार करते हैं। और वो सारे लोग अपने घर ले जाते थे। मतलब मेरा जो बहुत भ्रम था, जो बचपन में मेरे दिमाग में बना, वो किन लोगों ने तैयार किया भ्रम, वो टूट गया पूरी तरह से। और आज मैं दक्षिण भारत का सबसे बड़ा फॉलोअर हूं, उत्तर भारत में रहने वाला। बहुत वाह। बहुत मेरी बहुत वाइफ अगर बीमार नहीं होती तो मेरा ये जज्बा था कि रिटायर होने के बाद मैं तमिलनाडु में जाके रहूंगा। ऐसा मैंने सोचा हुआ था, ये मेरी प्लानिंग थी लाइफ। क्योंकि अब आज मुझे लोग पूछते हैं कि राणा जी भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ तमिलनाडु। मेरे को जी उनकी भाषा नहीं आती, लेकिन उनका प्रेम मुझे समझ में आया, उनका वाह। जज्बा मुझे समझ में आया। वो जितने भारतीय हैं हम हो ही नहीं सकते। दक्षिण भारत के लोग जितने भारतीय जी हैं, हम उत्तर बस, भारत के लोग उतने भारतीय नहीं हैं। वाह। ये मेरा अनुभव है। हमें उड़ीसा सीखना का चाहिए। आदमी जितना भारतीय है उतना हम नहीं है। जी जी तेलुगु बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला जितना भारतीय है उतने हम नहीं है। नहीं है ये जी, मैंने बिल्कुल। महसूस किया, मैंने अपने अंदर गिल्टी फील की। जी जी और उस गिल्टी को फील करने के बाद ये सीखा कि हम कहीं भी बैठकर, आज मेरे पास ऐसे बहुत टॉपिक हैं कि हम कहीं भी बैठ के, किसी भी क्षेत्र में बैठ के, किसी भी भाषा के होकर देश की सेवा कर सकते हैं। देश की जी सेवा करने के लिए जी बॉर्डर पर जाना जरूरी नहीं है। नहीं, जी और जी उसी जी के तहत हमने मोदी जी से सीखा और बीड़ा उठाया, और जो भी हमको समझ में आया हम वो सेवा कर रहे हैं। आज पूरे बहुत भारत के लोग फिर से हमसे जुड़े हैं। और बहुत जितने अच्छा। भी हमारे देश के शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है शहीद होना बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम गलत शिक्षा लेते चले जाएं। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम जो भी बुराइयां हैं उनको त्यागें, हम अपनी जरूरतों को कम करें। जब हम जरूरतों को कम करेंगे तो हम राष्ट्रीय हो जाएंगे, राष्ट्र धर्म हमारे अंदर आ जाएगा। हम अपने बच्चों को राष्ट्र धर्म पहले सिखाएं, बड़ों से सम्मान करना सिखाएं। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी बात ना कहें, हम अपनी बात कहें लेकिन उसके अंदर तर्क होना चाहिए। जी हमारे देश को बड़ी अच्छी बात है कि हमें लोकतंत्र मिला, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। लोकतंत्र का जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन हाईजैक कर लिया गया। किसने किया सब जानते हैं, नाम जी लेना उचित नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं होना चाहता। जी जी और हाईजैक करने के बाद सारी व्यवस्थाओं को इस तरह से बनाया गया। उसी परिवार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि तारीफ योग्य लोग नहीं है। हमें अपने आप को इस लेवल से ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने आप को, सारे जितने पढ़े लिखे हैं कम से कम इन लोगों को, कि हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, और हम किस धर्म से हैं, किस भाषा के हैं, किस क्षेत्र के हैं, इससे ऊपर उठ के अगर हम अपने आप को जिस दिन भारतीय मान लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को भारतीय स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन हम इस देश के शहीदों को सही से सम्मान दे पाएंगे। हम मणिपुर के हैं, हम अरुणाचल प्रदेश के हैं। बड़ी अजीब, मतलब मुझे बड़ा खराब लगता है जब कोई किसी को कहता है ये बिहारी है, ये यूपी का भैया है, ये पंजाब का सरदार है। मतलब कहने का जो तरीका होता है उसमें एक तीखापन होता है, प्रेम नहीं होता है। काश उसमें एक प्रेम आ जाए। ये रिफ्यूजी है, मतलब तिरस्कार के भाव से हम बोलते हैं। हम तो अभी मतलब भारतीय नहीं बन पाए तो शहीद कहां से बन जाए? क्या और बात है, शहीदों का बहुत बढ़िया, सम्मान कैसे कर बहुत पाए? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी तो सर। पहले हम भारतीय बन जाएं, जी तब हम बिल्कुल, शहीदों का सम्मान कर पाएंगे। बिल्कुल सही सही सर। और इसमें मोदी जी, मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मोदी जी जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि काला हांडी की एक गरीब झोपड़ी में जो एक आदमी रहता है, एक महिला रहती है जिसको रोटी नहीं मिली 3 दिन से, उसकी भाषा बोलता है वो। इसका मतलब वो जरूर गया होगा, नहीं तो उसे क्या मालूम वो लोगों की सोच क्या है, उसकी भावना क्या है, उनको समझना पड़ेगा। जी इस जी आदमी सर। ने हमें एक रास्ता दिखाया, जी राष्ट्रवाद का रास्ता दिखाया। तो जी हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा हाँ बिल्कुल, जैसे सर आपने कहा कि भारतीय हमें बनना पड़ेगा, यही एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ कि हमारे जो अपने पर्सनल जो धर्म है, मत है, वो तो हम फॉलो करें, उसे कोई नहीं रोक रहा।
लेकिन अपने देश के लिए, देश है तो हमें, जैसे भी पारिजात सर ने भी पहले कहा था, तो ये जज्बा हमें लेकर चलना पड़ेगा और इस स्वतंत्रता की कीमत को हमें पहचानना पड़ेगा जो प्राइसलेस है। और ये किसी, आपकी ये आवाज जो नहीं देश आ रही है, है। जी, ये देश जो है, ये जो देश है, मैं ये कह रही हूँ, किसी एक खानदान की बपौती नहीं है, आपकी आवाज प्रॉपर्टी नहीं आ नहीं रही है, मेरे विरासत। पास। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है आवाज आपकी, आ रही जी है। जी जी सर। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि ना, ये देश हम सभी का है और हम सभी को, हम सभी इस क्रांति के सिपाही है, ये मानना चाहिए कि जो बहुत अच्छी 140 बात, है वो सारे के बहुत सारे अच्छी बात। मनीषा सैनिक जी, है, अपने देश की ध्वजा को आगे लेकर आप चल लोगों रहे की हैं। आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। आप आप जहां पर हैं, ये मेरी प्रार्थना है, निवेदन है सभी से, आप जहां क्या पर मैं हैं, जिस डिस्कनेक्ट होकर प्रोफेशन में दोबारा जो कनेक्ट भी करूं? आप काम कर रहे हैं, तो उसी काम को आप ईमानदारी से करिए। ये ध्यान में रखकर चलिए कि देश की जो ये आजादी का जो ये एक तरीके से जो ताज है, यदि वो हम सबके सर पर सजा है, तो उसे उठाने की, उसके गौरव को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हम सभी की है। हमारी, तो बिल्कुल। जी सर, तो मुझे यही कहना है यहाँ पर। और अभी अभी सर कह रहे थे ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें सिखाया, तो मैं यहाँ उनकी जानकारी जरा करेक्ट कर दूं, वो जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, उन लोगों की जानकारी, कि जो ये देश है और ये जो पूरी दुनिया है, ये जो हमारे चार वेद है, उन्हें सनातन से ही सबने सीखा है। अभी आजकल की जो जनरेशन है वो जानती होगी, ओपेनहाइमर, एक जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उन्हीं के ऊपर एक पिक्चर बन रही है आजकल जो है, तो वो अपने साथ जो है पिक्चर आ चुकी है, मतलब, तो कहने का मतलब है मेरा कि अपने साथ वो हमेशा भगवत गीता रखते थे। और वेदों से ज्ञान प्राप्त करके ही जितने आविष्कार हुए, वो चाहे अंग्रेज है या कोई और है, उन सभी ने किए हैं। तो ये बात मानकर चलिए कि जो अंग्रेजों ने हमें नहीं सिखाया, बल्कि अंग्रेजों ने हमारे ज्ञान को चुराया और हम ही पर थोपा। तो अब ये दिन बदल चुका है, भारतीय लोग जाग चुके हैं, और ये अब ये कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि अंग्रेजों ने हमें सिखाया। किसने हमें सिखाया? जो जी, ज्ञान का सूरज था, वो भारत से ही उदित हुआ है। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये चर्चा हुई हमारी इसके बारे में बहुत अच्छी, और मैं चाहूंगी कि कंटिन्यूएशन चले, क्रांति की जो ये मशाल है, ये जलती रहनी चाहिए। क्रांतिकारियों का नाम जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारी माएं दादियां हमें कहानियां सुनाती थी, तो वही ये क्रांतिकारियों की जो कथाएं हैं, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहनी चाहिए। बस मैं आगे यही कहना चाहूंगी कि दो शब्दों में, दो स्लोगन में, दो गीत की लाइन में आप सभी देश के लिए जो एक अपना जो आभार व्यक्त करें देश के लिए, तो वो मैं चाहूंगी एक एक करके आप, अरुण सर पहले आप सुनाइए दो गीत की पंक्तियां। कहते हैं ना, जो हमारे जी योद्धा जो अभी लड़ रहे हैं हर जगह, चाहे वो कर्म जी क्षेत्र में हो या धर्म क्षेत्र में हो, या आप तो इतनी सुंदर वाणी से पूरे संसार को प्रभावित कर रही हैं, उनके लिए शब्द है, तू थक के ना बैठ, तू थक के ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई, अभी आसमान बाकी है, आगे बढ़ो। एंड अपने हर संग्राम को जीतो, क्योंकि जीता जीतना ही तुम्हारा धर्म है। यही है मेरी आज के जो लेटेस्ट सोल्जर जो हैं हमारे, जो हमारे, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो हमारे संसार को किस तरह भी खूबसूरत बना रहे हो, वो सभी संतरी ही हैं। और वो सारे संतरी हमारे रक्षा में हैं, और हमें उनकी रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए और हर तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। तो तू थक के ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई, अभी आसमान बाकी है, आगे बढ़ो। यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा सर। जी जी, पारिजात सर, आप कुछ जी, कहना चाहेंगे? जी, जी। बस गागर में सागर वाली बात है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अमर है जी, भारत का सम्मान, अमर है भारत का अभिमान। जय माँ भारती, जय जय माँ भारती। जय माता जी, दी, जय माता। बहुत अच्छा। जी, राणा सर, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, दो पंक्तियां, दो स्लोगन देश के लोगों के लिए? जी सर, सर आवाज आ आपकी रही है आवाज, मेरी आपको?
आपकी आवाज नहीं जा रही शायद उनके पास। जी जी, उनको शायद सुनाई नहीं पड़ता। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? राणा हैंग सर हो क्या आप? गया, हैंग हो गया है शायद। आप राणा सर क्या टीचिंग में जाते हैं तो वहां ईमानदारी से काम करें, यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां ईमानदारी से काम करें। जी जी सर, जी सर। मैं भी बस अब इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जो देश है ये बार बार जैसे सब कह रहे हैं कि चाहे हम लोग कितने भी, मैं तो बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि जो ये भारत की जो जमीन है वो अपने आप में एक स्वर्ग से कम नहीं है। तो स्वर्ग है तो मेरे हिसाब से वो बस यही है। और जितने भी जन्म हो तो मुझे बड़ा गौरवान्वित फील होता है कि मैंने इस धरा पर जन्म लिया। और जब भी मेरा जन्म हो तो इसी धरा पर मेरा जन्म हो, इतना ही चाहूंगी। और हमेशा ईश्वर सद्बुद्धि दे हमारे देशवासियों को, ऐसी कामना करती हूँ। और स्पेशली हमारे सो कॉल्ड नेताओं को कि आपस की ये नेतागिरी को छोड़कर देशगिरी करे। कोई हमें और कोई गिरी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो भारत है, भारत माँ का वैभव है और माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। तो अपनी कुर्सी की चिंता छोड़े और अपने बेटों की चिंता छोड़ें। अपने फटे जो पटाखे हैं उन्हें फिर से जलाने की कोशिश छोड़ें और सिर्फ अपने देश को जो है आगे बढ़ाने की बात करें। क्योंकि देश है तो हम हैं। देश को आप चमकाएंगे तो आप खुद भी चमक जाएंगे। ये मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगी। यदि आप देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये मैं लिख कर दे सकती हूँ यहाँ पर, आप स्वतः ही चमक जाएंगे। यदि आप देश को आगे बढ़ाएंगे तो सब आपके आगे सिर झुकाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आभार आपका। और आशा करती हूँ कि हमारे देश की कीर्ति चारों दिशाओं में हमेशा फैलती रहे। जय वंदे हिंद। मातरम, जय हिंद। वंदे वंदे मातरम। मातरम। जय वंदे हिंद। मातरम।